सभी स्टूडेंट को हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गोधुली भाग 2 कक्षा 10 का हिंदी पढ़ेंगे। किताब जो है, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? निबंध। क्या है बबुआ? निबंध। इसके राइटर कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इससे रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से या 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर पहला चैप्टर में भीमराव अम्बेडकर जो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्या है? निबंध है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर, सबसे पहले इनका जीवनी जानेंगे। इसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जीवनी शुरू किया जा रहा है। बोला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ? महू जगह का नाम है। किस? मध्य प्रदेश। एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार कहने का यहाँ पर अर्थ है कि एक छोटा सा परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोध बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़दौर नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क कहाँ पढ़ता है बाबू? अमेरिका में पढ़ता है। फिर वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन चल गए। पहले न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क आता है अमेरिका में, फिर वहाँ लंदन गए। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वंडमय, इसको क्या पढ़ते हैं? वंडमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कहने का क्या मतलब है कि इनका जो जीवन हुआ था, हम आपका ऐसे बता सकते हैं कि इनका जो जीवन हुआ, एक छोटा सा दलित, कहने का मतलब एक निम्न वर्ग का परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी, यानी कि वकील की काम किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूत पहले जो लोग थे न छुआछूत मानते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलते थे कि तुम नहीं जाति को, अगर तुम हमारे सामने आ गए तो मेरा दिन क्या हो जाता है? उस दिन का खराब हो जाता था। ये लोग उस समय क्या करते थे? मानते थे। अछूतो स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने इसके लिए लड़ाई की। कौन? भीमराव अम्बेडकर। कब इनका जन्म हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। उनके चिंतन और रचनात्मक मुख्य प्रेरक 3 व्यक्ति थे। आपको भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति का नाम बताइए। तो बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले। कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति थे। ऑब्जेक्टिव 2 गो यहाँ से ऑब्जेक्टिव, एक यहाँ ऑब्जेक्टिव हुआ, एक यहाँ, और एक किस परिवार में होता? तो दलित परिवार में। इसके बाद भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता का मतलब उनके लिखने के कार्य शुरू किया गया। निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। उनकी मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1946 शायद बोले थे। दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसके बाद बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन अनेक पुस्तकें, 2-3 आप पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये सारी उनकी क्या है? हु आर शूद्रस, क्या है? इनकी सारी रचनाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। हिंदी में उनका संपूर्ण वंडमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वंडमय के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वंडमय कितने खंडों में विकसित है बाबू? तो 21 खंडों में। ये भी ऑब्जेक्टिव है, पूछता ही है कितने खंडों में विकसित है? तो 21 खंडों में विकसित है। यहाँ प्रस्तुत पाठ
बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहलेस ऑफ कॉस्ट से ललई सिंह यादव द्वारा की गए हिंदी रूपांतरित जाति भेद का उच्छेद से किंचन संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति प्रथा तोड़क मंडन यानी कि लाहौर के वार्षिक सम्मेलन कब 1936 कब बाबू 1936 के अध्यक्षिक भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इस स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकार जाति प्रथा पर मानवीयता, न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते थे। जाति प्रथा में विषमता पूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़ पूर्वाह और लोकतंत्र के लिए उनकी अवस्था प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभुता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद। देखिए कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा वीडियो में देखने में दिक्कत हो गया था, पीछे देखिए तब इसमें जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट बात है हम उसको नोट करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। इसके बाद न्यूयॉर्क कहाँ पढ़ता है? अमेरिका शिक्षा। उसके बाद फैन कहाँ चल गए? लंदन इंग्लैंड में जो पढ़ता है। उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, नाम क्या था? बुद्ध, कबीर और ज्योति फूले। उनका निधन कब हुआ? दिसंबर 1956 में मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सारी रचनाएं उनका बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण मंडमय कितने खंडों में विकसित है? 21 खंडों में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आपका क्या बाबू महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है ये जो लिखे हुए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक क्या करता है बाबू? मानता है। इसमें पढ़ेंगे तो और जानेंगे। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा क्या है? रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के क्या है? दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। आप कहीं काम करने चाहते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं आपसे कास्ट पूछते हैं लोग कि आप किस कास्ट से आते हैं। अगर आप नीचे कास्ट के रहेंगे तो आपको वहाँ पर क्या करते हैं? नौकरी नहीं देते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभाजन वर्गों अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ना बोले आपसे कि आप जब जाइएगा किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, अगर कोई आपसे किसी कास्ट में आगे है तो वो क्या बोलेगा कि नहीं आप इस जगह पर नहीं आइएगा, आपके लिए यहाँ पर सीट नहीं है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनता है। कुशल व्यक्ति या श्रमिक
समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इसी सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ऐसा होना चाहिए कि आप जो चीज़ मन करना चाह रहे हैं करने के, कोई भी कार्य करना का मन कर रहा है, जैसे कि लोहार का ही काम करने का मन कर रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप लोहार ही रहेंगे तो कार्य करेंगे, आप बिना लोहार रहते हुए भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरी ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं उसी समय जो हमारे पिताजी कार्य करते हैं वही कार्य हम लोग के लिए भी क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाता है कि नहीं आप लोग का भी यहाँ निर्धारित लिखा है, निर्धारित कर दिया जाता है यही आप लोग का कार्य क्या करना है बाबू, करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जन्म लेने के बाद आपको जो इच्छा कार्य करने का मन करे वो आप कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मुझे इच्छा है बिजनेस करने के लिए और मुझे लोहार बना दिया गया, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग माने फैक्ट्री, धांधों की प्रक्रिया और ये वो मने हुआ और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कहने का मतलब आप लोहार है, अचानक का हुआ कि आपका धंधा नहीं चल रहा था, आपको पैसा बदलना पड़ा, लेकिन ऐसी स्थिति न हो तो आप भूखे क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पैसा न हो। पैतृक पैसा न हो का मतलब दादा परदादा का जो कार्य हो, भले ही वो उसमें प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है बाबू, बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं कि जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचित के साथ केवल विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रस्त रहकर आज बबुआ छठ पूजा है जिसके कारण से थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब है हम लोग, करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता है ना ही दिमाग। आपका मान के चलिए कि बिजनेस करने का मन है, आपको लोहार बना दिया जाए तो वहाँ पर ना आपका मन करेगा और ना आपका दिल। जो मनुष्य का दिल करता है करने के लिए वो किसी भी हालत में कर सकता है, लेकिन जो उसका इच्छा नहीं होता करने के लिए आप कितना भी उसको प्रेशर दे लीजिए वो उससे काम नहीं पाएगा, करेगा लेकिन बेरुखी ढंग से करेगा। अब आप ही को पढ़ने के लिए बोला जाए, अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो आप पढ़िएगा ही नहीं। आपको कितना भी बोला जाए पढ़ने के लिए आप नहीं पढ़िएगा। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक
नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय कर देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, मेन मुद्दा को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना, यानी कि आलोचना माने एक निबंध हो गया, आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरे आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होना चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। वीडियो से थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, आदत नहीं पढ़ाने में, ऐसे पढ़ाने लगेंगे, एक सप्ताह पढ़ा देंगे तो मुझे हो सकता है आदत हो जाएगा, और क्लास में कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए पढ़ा दिया जाता है। अब वीडियो के सामने पढ़ाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। ऐसे समाज की इसी की वजह से कहीं कहीं हो सक रहा है वर्ड मीनिंग मिस्टेक, हिंदी जो पढ़ रहे हैं मिस्टेक हो जा रहा है। और आप लोग को बता दें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है वो भी मिलेगा, और इंग्लिश का भी किताब का वीडियो आप लोग को डाला जाएगा। ऐसे समाज में बहुविधीय हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनके रक्षक के प्रति सजन रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ही वास्तविक रूप है। भाईचारों का कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, और इसी का दूसरा नाम क्या बाबूआ? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पत्ती ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। यह हम लोग पढ़े, क्या पढ़े बाबू? इधर भीमराव अंबेडकर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, क्या है? निबंध है। आप लोग इसको देखें, और इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हुई कि भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़े, तो जीवनी में हम लोग पढ़े कि उनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था, न्यूयॉर्क में शिक्षा प्राप्त करने गए। न्यूयॉर्क कहाँ आता है? अमेरिका। फिर वहाँ से लंदन चले गए। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड। भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम क्या है? बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले। कितने प्रेरक व्यक्ति थे उनके? 3 थे। इसके बाद उनका जो मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में हुआ था। उन्होंने ये सारे पुस्तकें नाम लिखी जो कितने में? बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण मंडमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका। उसके बाद है उनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि इसमें बताया गया कि निम्न वर्ग, सबसे नीचे वर्ग के क्या बोला जाता था? उनको देख लेने से, चाहे उनको छू लेने से हम लोग क्या हो जाते थे? अशुद्ध हो जाते थे पहले, और उसी के वजह से हम लोग स्नान करते थे, बोलते थे कि नहीं तुम लोग अशुद्ध हो, तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे। इसमें और एक चीज़ हम पढ़े कि अगर कोई कास्ट निम्न जाति का है और कोई कास्ट ऊपर जाति का है तो वो बोलेगा कि नहीं आपके लिए यहाँ पर जगह भी रहेगा, तो बोलेगा कि नहीं जगह नहीं है, आप यहाँ पर जॉब के लिए चाहे किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी की वजह से भी हम लोग का क्या होता है? आदमी छांट देता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नलिन बिलोचन शर्मा जो 20 के दांत के बारे में बताया, और 20 नलिन बिलोचन शर्मा का जीवनी पढ़ेंगे।